गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग लॉ सीरीज़, जिसमें कंप्राइज करेगा बेसिकली आपके बैंकिंग लॉ के सारे पोर्शंस इंक्लूडिंग योर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, आरबीआई एक्ट एंड ऑल्सो द एनआई एक्ट। स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पोर्शन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और कैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस सोशल कंट्रोल का एक टूल बना हमारे इंडियन नेशन में। इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशंस करेंगे। अब अगर बात करें हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन की, तो सबसे पहले अगर हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली वी नीड टू नो कि वो पर्टिकुलर टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एंड फॉर दैट रीज़न वी ऑल्सो नीड टू नो कि जो बैंक वर्ड है या बैंकिंग लॉ टर्म्स हैं, ये कहाँ से आखिर इनका ट्रेस हमें मिलता है, इनके ओरिजिन का। अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट कि जो बैंक टर्म है इसको बैंको नाम के एक इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया। अब नाउ द क्वेश्चन कुड बी कि कैसे ये बैंको टर्म रिलेट करता है बैंक से या आज के मॉडर्न बैंकिंग फंक्शन से। ये जो बैंको टर्म है ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, या जो मिडिवल यूरोपियंस थे, जो मनी लेंडर्स थे या जो मनी चेंजर्स थे, ये उनके द्वारा यूज़ किया जाता था या इस पर्पस से यूज़ किया जाता था बिकॉज दे यूज टू since they were the money changers or the money lenders, so they used to display their coins and transact their business by laying down a bench and keeping their coins at display, and accordingly their functions used to be managed by them. Hence वहाँ से ही ट्रेस मिलता है हमें इस बैंको शब्द का, और इसी टर्म बैंको टर्म से ही हमने बैंक या बैंकिंग वर्ड डिराइव किया है। Now this whole bank or banking system, this is something which is not new to our society. हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही पुराने ज़माने से हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें देखने को हमें मिलती रही हैं। हम बैंकर्स सारे बैंकर्स जो थे, वो जितने भी सेठ होते थे, साहूकार होते थे, वो सारे ही लोग बैंक का ही काम किया करते थे। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट न्यू टू आवर सोसाइटी। लाइकवाइज आज के टाइम पे जो हमारे बैंक्स हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का एक दर्जा देते हैं। हम साथ ही साथ उन्हें इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। वी ऑल्सो से दैट दीज बैंक्स दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिपोजिटरी ऑफ लिक्विडिटी। Now, if we talk about the history of this evolution of banking in India, it can clearly be classified into three stages or three phases. पहला है आपका अर्ली फेज जो कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम का कहलाएगा, दूसरा है नेशनलाइजेशन का फेज़, और तीसरा है लिबरलाइजेशन का फेज़। आपके जो नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के फेजेस हैं, दे वुड cumulatively be called as the post independence phase of the development of banking system. Now let's see इस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। 1786 से 1947 के टाइमलाइन को हम इस फेज़ के अंदर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहला बैंक देखा इंडिया का, जो कि था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, समवेयर इन 1770s, जो कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया। बट व्हाट, इट फेल्ड टू वर्क, एंड ड्यू टू the reason that it failed to work, it has to cease its operations in 1832. मीनवाइल कुछ और बैंक्स इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से 91 के बीच में, आउथ कमर्शियल बैंक 1881 टू 1950, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, दे वर कॉल्ड प्रेसिडेंशियल बैंक्स। लेटर इट टर्न्ड इनटू इंपीरियल बैंक, जो कि 1922 में आया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही बना स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, जो कि हमारे कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी है। कुछ और बैंक्स भी इस्टेब्लिश हुए प्री इंडिपेंडेंस, जो कि थे इलाहाबाद बैंक 1865 में, PNB, योर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, योर कैनरा बैंक, एंड ऑल्सो योर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं जिनमें वो बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए। नाउ सिंस वी ऑल्सो टॉक्ड कि जो हमारा पहला बैंक था, इट फेल्ड टू वर्क, सो लेट्स ऑल्सो थ्रो सम लाइट कि क्यों ये जो बैंक्स इस्टेब्लिश हो रहे थे प्री इंडिपेंडेंस, उनके ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं क्यों कमियां आ रही थी। हम उसके पीछे से कुछ
उसके पीछे कुछ रीजंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न वॉज कि जो हमारे अकाउंट होल्डर्स थे उस टाइम पे दे यूज टू बिकम फ्रॉड प्रोन। दूसरा सबसे बहुत प्रोमिनेंट रीज़न हो सकता है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी या मशीन्स की बहुत ज़्यादा असुविधा थी या कमी थी, जिसके कारण ये फेलियर ऑफ बैंक्स हमने विटनेस किया। साथ ही साथ चूँकि सारा काम मैनुअली होता था, तो द वर्क, द डेटाज, दे वर ऑल prone to human errors, and also as well as they were time consuming. साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ थी they were also fewer in number, and also the people, the managerial staff, उनके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं they were not that appropriate कि हम बैंकिंग फंक्शंस प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाएँ, and that was the major reason due to which such banks suffered the failure. बात अब हम कर लेते हैं इंडियन बैंकिंग के कुछ फेजेस की, जिसमें से सबसे पहला फेज़ है फाउंडेशन फेज़ 1950 to 1969। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई? सबसे पहले कि जितने भी पुराने बैंक्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो इस्टेब्लिश हुए थे 1901 से लेके 1950 के आसपास ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ की ज़रूरत फील हुई? द अटमोस्ट नीड हमारे नेशन की थी कि हम अपने नेशन को सेल्फ रिलायंट बनाएं, यानी कि हम अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करें, अपना एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप करें, जिसकी वजह से हम चाहे क्या कर सकते थे, अपनी इकोनॉमी को हमें रीबिल्ड करना था, साथ ही साथ हमें अपने कंट्री के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने में मदद करनी थी, उन्हें उनके ग्रोथ में असिस्ट करना था हमें। एंड फॉर दैट रीज़न बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 केम इनटू एक्सिस्टेंस। And since we have already seen that most of the banks were neither financially very much sound, ना ही उनका जो मैनेजमेंट था वो बैंकिंग ओरिएंटेड था, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने फाइनेंशियल क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया, ड्यू टू विच अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हैज़ बीन टेकन विच वॉज नोन एज अ नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। तो यहाँ पर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, क्या तीन चीज़ों को अचीव करने के लिए? टू इन्फ्यूज़ द कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, to fix priorities of the bank, and to also focus on the socio-developmental role. And this step, the whole step of the nationalization, it was called as a banking revolution, क्योंकि हमें वाकई में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना था। हमारे बैंक्स फेल हो रहे थे, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, मैनेजरियल स्किल्स नहीं थी स्टाफ के अंदर। इन सभी चीज़ों को एक साथ अचीव करने के लिए भी ट्राइड कि चलो कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन शायद कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मददगार साबित होगा। द सेकेंड फेज़ इज़ नोन एज द एक्सपेंशन फेज़, जिसे हम 1970 से 84 के बीच में एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर मास बैंकिंग के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुए और उसके ऊपर काफ़ी एग्जीक्यूशंस भी किए गए। यहाँ पर कोशिश ये की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स के ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकें, अलग अलग जगहों पे, दूर दराज के एरियाज़ में हम बैंक्स की ब्रांचेस को पहुँचा सकें। And also we can attract the depositors by distributing gifts, organizing loan mela or credit camps. These were certain ideas to basically expand the banking system to the nook and corner of the India. Next comes the consolidation phase, जो कि 1985 से 1990 के बीच में हमने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर एफर्ट्स किए गए to address the weaknesses and the defects, और जो हमारे स्पीडी एक्सपेंशन की वजह से जो हमने जगह जगह ब्रांचेस खोल दी, हमारे पास स्टाफ कम हुआ, मैनेजरियल स्किल अभी भी लैक कर रही थी, इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई जो हमने कहीं ना कहीं फेस की थी ड्यू टू द स्पीडी एक्सपेंशन। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने अपने बैंकिंग सिस्टम में कंसोलिडेशन और सिस्टमाइजेशन करना स्टार्ट किया।